सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर कंप्लीट साइंस की सीरीज जो है हमारी चली हुई है। और कंप्लीट साइंस की सीरीज के अंदर जो है आज हम कौन से दिन के ऊपर आ गए हैं, तो डे नंबर 26 के अंदर आ गए हैं मेरे भाई। ठीक है, मात्र 2 वीडियो और बचते हैं। तो आज हम चैप्टर कौन सा करने वाले हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंप्लीट साइंस की सीरीज हमारी चल रही है मेरे भाई। ठीक है, कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको पता चल जाएगा, SCIENCE। ठीक है, कंप्लीट साइंस की सीरीज चल रही है और इसको मैंने जो है 30 डेज का रखा था कि भाई 30 डे में आपकी जो है फिजिक्स भी कंप्लीट करवा दूंगा, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दूंगा और बायोलॉजी भी कंप्लीट करवा दूंगा। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सारा डाटा आपको कौन सा मिलने वाला है, एनसीईआरटी से रिलेटेड मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। फिजिक्स में मैं आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, केमिस्ट्री में भी आपको 9 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ और आज हम जो है 8वां चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं मेरे भाई बायोलॉजी का। इसके बाद आपका 9वां और 10वां 2 चैप्टर रह जाएंगे, इनको भी हम कंप्लीट करके यानी कि बुधवार, कल मंगलवार है, बुधवार को जो है हम कंप्लीट साइंस की सीरीज खत्म कर देंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? जिस बच्चे को ये सीरीज अच्छी लगी हो, कैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, कैसी चीजें आपको इसके अंदर मिली, क्या आपका फीडबैक है, सब कुछ आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर बता देना है। वैसे बहुत सारे बच्चे डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, बहुत बहुत आपका जो है आभार व्यक्त करता हूं जो आप इतना दिल से मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे भाई। और यकीन मानना आपके जो प्यार भरे ये कमेंट्स होते हैं ना, यही मुझे इस सीरीज को जिंदा कर रखे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, जो पिछले 8-10 महीने से हमारी ये सीरीज चल रही है ना, ये एंड नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, एक बहन कह रही थी कॉमेंट्स में, मैंने पढ़ा था उसको कमेंट, वो कह रही थी कि भाई ये जो है मटेरियल क्या आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा मेरे भाई। इस मटेरियल या फिर इस सीरीज का एंड कब होगा? जब आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम और ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका होगा ना, तब इस सीरीज का एंड किया जाएगा मेरे भाई। इतने जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैटर इतना है मेरे भाई, खत्म नहीं होगा मैटर। ठीक है, आपका एग्जाम पहले हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। अभी भी मेरे पास इतना सारा कंटेंट है आपको देने के लिए। अब मैं अकेला बंदा हूं ना, उनको ठीक भी करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कंटेंट उठा के आपको दे दूं, ऐसा नहीं होता है। कंटेंट ठीक करने में, वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करने में उतना टाइम नहीं लगता है। फिर भी जितनी मेरी कोशिश होगी, जितना मैंने आपको प्रॉमिस किया है, यकीन मानिएगा, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 60 मार्क्स का मेरे भाई। ठीक है, 60 मार्क्स की हमारी ये सीरीज चल रही है और इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या सब्जेक्ट का प्रॉमिस किया था? एग्रीकल्चर, AGRICULTURE। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का प्रॉमिस किया था, हरियाणा जीके का प्रॉमिस किया था, इंडिया जीके का प्रॉमिस किया था, साइंस का प्रॉमिस किया था, कंप्यूटर का प्रॉमिस किया था, और किसका किया था? करंट अफेयर का प्रॉमिस किया था। और क्या रह गया भाई? एग्रीकल्चर, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर। एक आधा और सब्जेक्ट रह गया होगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है और वो भी बजट और इकोनॉमी से ही आ जाते हैं। फिर भी हम जो है, मैं इकोनॉमी के 500 क्वेश्चन आपको दूंगा एनसीईआरटी के मेरे भाई। ठीक है, भूला भटका क्या पता एनसीईआरटी की कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ले। 500 इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन दूंगा और 500 आपको किसको दूंगा? आर्ट के, आर्ट एंड जो है आर्ट के भी जो है मैं आपको 500 क्वेश्चन देने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद 1-2 और मिसलेनियस सब्जेक्ट रह जाएंगे, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी हो गया। बहुत सारा मैटर पड़ा है भाई आपको देने के लिए, बस आप अपने एंड से कोई कमी मत रहने देना। जितनी ये प्लेलिस्ट में करवा चुका हूं सारी, एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा चुका हूं, हरियाणा जीके कंप्लीट करवा चुका हूं, इंडिया जीके कंप्लीट करवा चुका हूं, साइंस अभी बुधवार को कंप्लीट हो जाएगी, कंप्यूटर कंप्लीट करवा चुका हूं, बेसिक टू एडवांस। बस मेन ये चीज रह गई है, करंट अफेयर रह गया मेन। 1 साल का ही मैंने करंट अफेयर करवाया था और ये करंट अफेयर इसके बाद ही शुरू करने वाला हूं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स के 500 क्वेश्चन, आर्ट के 500 क्वेश्चन और मिसलेनियस जो बच गया वो बच गया। ठीक है, ये सारा मैं आपको मटेरियल इसके अंदर देने वाला हूं। बस इतना शर्त है कि ये सारा मटेरियल क्या आप पढ़ पाएंगे मेरे भाई आपके एग्जाम से पहले। एग्जाम डेट का वेट मत करना, सही बता रहा हूं, एकदम से ये एग्जाम डेट दे देंगे मेरे भाई एचएसएससी वाले। जैसे अभी पीएमटी पीएसटी की लिस्ट दे देते हैं ना एकदम से उठा के, ऐसे ही आपका जो है एग्जाम डेट दे देंगे और तब आप ये सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? तो डेली आप देखते रहो। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चा इन प्लेलिस्ट को देख रहा है ना, रैंडमली वीडियो मत उठा के देख लेना। आप चाहे तो रैंडमली कोई भी प्लेलिस्ट उठा सकते हो, चाहे तो एग्रीकल्चर की उठा लेना, हरियाणा जीके की उठा लेना, इंडिया जीके की उठा लेना, साइंस की उठा लेना, कोई भी प्लेलिस्ट उठा लेना। लेकिन आपको देखना सीक्वेंस वाइज है, यानी कि पहले चैप्टर से शुरू करना है और उसके अंतिम चैप्टर तक जाना है, तभी आपके ये जो है आउटपुट
इनपुट मिलेगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब आप सीक्वेंस वाइज देखोगे ना, चीज जुड़ती हुई चली जाएंगी, एक एक चीज एक एक से लिंक करी हुई है मेरे भाई, ठीक है। तभी आपको ये बेनिफिट समझ आएगा, तभी चीजें आपको समझ आएगी, और उसके बाद आप कितने भी एमसीक्यू लगा लेना यूट्यूब के ऊपर, सारे आप इजीली करते हुए चले जाओगे। और जब आप इतनी डिटेल से पढ़ोगे ना, तो यकीन मानना जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के अंदर, तब आप क्वेश्चन देख के सिर्फ ऐसे ऐसे जो है निशान लगाते हुए चलोगे, क्योंकि आपने तैयारी उस लेवल की कर रखी है मेरे भाई। आई बात समझ में? बस ये थोड़ी सी चीज आपको बतानी जरूरी थी। इसके बाद इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप इस चीज का बुरा मत मानिएगा कि मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है। हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि काम इतना हो जाता है मेरे भाई। फिर भी जो मुझे लगता है ना कि यार इस बच्चे का जो है रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, जहां पे वो दुविधा में है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उनका मैं डेफिनेटली कर देता हूं। फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज का बुरा मत मानना कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करता हूं। सच में आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर भी एक दिन हम जो है एक फ्री सेशन रखेंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले या फिर एक आपके एग्जाम के बाद में, जिसमें हम सिर्फ जो है बकवास करेंगे मेरे भाई, जो बीसी बोलते हैं ना, बीसी वो वाली करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी बकवास भरी पड़ी है मेरे भाई, ठीक है। उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे पास काम नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। इतने हम काम करेंगे क्योंकि काम ही जो है भगवान है मेरे भाई, ठीक है। काम की पूजा करेंगे तभी हमारा जो है सक्सेस हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आज के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज हमारा जो है बायोलॉजी सीरीज का जो है 8वां अध्याय करने वाले हैं, और डे नंबर की बात करूं तो 27वां जो है दिन आज रहने वाला है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी एवं स्वास्थ्य है मेरे भाई, ठीक है। जेनेटिक्स और हेल्थ की यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और हर दिन की तरह 25 एमसीक्यू जो है इसके अंदर हम करने वाले हैं। और एक और चीज बता देता हूं, कल वाली जो वीडियो आई थी उसमें जो है एमसीक्यू नहीं रिकॉर्ड हुए थे, पहले ही जो है वीडियो स्टॉप कर दी थी मैंने, ठीक है। मेरे याद ही नहीं रहा मेरे भाई, बट कोई बात नहीं, जो पीडीएफ मैंने दिया उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको, ये देखो, क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, व्याख्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज भी हम जो है 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की वीडियो मैं बना दूंगा मेरे भाई, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जो है 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, और हर बार की तरह इन 25 क्वेश्चनों से पहले हम चैप्टर को पूरी तरह समझ लेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां से हमारा चैप्टर जो है शुरू होता है, अध्याय नंबर 8, ठीक है, अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं स्वास्थ्य मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। भाग 1 में क्या लिखा गया? मेंडल बाबा, जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम सुना है ना, उसी का नाम है ये। बाबा का बगीचा और मटर के पौधे का 3:1 का सूप। तो आप सभी जानते हैं मटर के पौधे पर जो है इन्होंने रिसर्च की थी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी की देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है कि जनकों से संतति में लक्षणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। एनसीईआरटी की जो किताबें है ना, उनमें इसी टाइप की इसी प्रकार की जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी, शब्दों का यूज मिलेगा। यहां पे सिर्फ मैं आपको आसान भाषा में समझाना चाहता हूं, ताकि चीजें आपके लिए इंटरेस्टिंग बनी रहे और लॉन्ग टाइम तक याद आपके दिमाग में वो जो है बनी रहे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जनकों से संतति, यानी कि जो माता पिता होते हैं ना, उनसे बच्चे की संतति में लक्षणों का जाना आनुवंशिकता कहलाता है। आई नो आपको ये चीज पता है, फिर भी सरल भाषा में आपको बताऊंगा। इसके वैज्ञानिक अध्ययन को आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। हम बहुत बार हर चैप्टर में नॉर्मली देख के आए हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेरे भाई डब्ल्यू वेटसन ने किया था मेरे भाई, ठीक है। जो ये जेनेटिक शब्द है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डब्ल्यू वेटसन नाम का एक आदमी था, उसने किया था। पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक प्रयोग किए और 1866 में निष्कर्ष प्रकाशित किए मेरे भाई, ठीक है। 7 वर्षों तक इस आदमी ने जो है मटर के पौधे पर जो है अनुसंधान किया मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जो भी निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन निकला ना 7 वर्ष की मेहनत के बाद, जैसे हम पिछले 8 महीने की मेहनत कर रहे हैं, 8-10 महीने की मेहनत कर रहे हैं, अभी हो सकता है 2-3 महीने और हमें काम करना पड़े, क्योंकि एग्जाम डेट होने वाला है 2-3 महीने के बाद। तो 1 साल में जितने हमने मेहनत की है ना, उसी का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलेगा वो हम प्रकाशित करेंगे बाद में, जब हमारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद प्रकाशित करेंगे। सेम यही चीज ये यहाँ पर कहने जा रहा है, ठीक है। ये 4 लाइन आपने एनसीईआरटी की पढ़ ली, अब इनको सरल भाषा में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप परिभाषा याद रखेंगे, किसकी? की आनुवंशिकता की मेरे भाई, ठीक है। आनुवंशिकता की जो है आप परिभाषा याद रखेंगे।
तो आनुवांशिकता की परिभाषा क्या होती है? माता पिता के लक्षण, यानी कि जो माता, हमारी जो माता और पिता है ना, उसके सिम्टम्स, जैसे कि आंखों का रंग हो गया, लंबाई होगी, जो हमारी लंबाई होती है ना, छोटी हाइट रह गई या फिर बड़ी हाइट रह गई, ठीक है, का अगली पीढ़ी या फिर बच्चों में जाने की पूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? सिंपल सी चीज है भाई, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता किसे कहा जाता है? माता पिता के जो गुण बच्चों के अंदर जाते हैं उसी प्रोसेस को मेरे भाई आनुवांशिकता कहा जाता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे एक नाम लिखा गया था डब्ल्यू बेटसन, कहाँ पे गया? ये देखो, ये डब्ल्यू बेटसन, इसका क्या मतलब है? तो डब्ल्यू बेटसन वो वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले जो है जेनेटिक शब्द का जो है प्रयोग किया गया था? तो वहां पर 4 नाम आपको दे देगा, तो आपको बताना है डब्ल्यू बेटसन नाम का ऐसा पहला आदमी था जिसने जो है मेरे भाई जेनेटिक शब्द का जो है सबसे पहले यूज किया था। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल यहां पे लिखा गया, इसके बारे में फैक्चुअल डाटा सुन लो आप, ठीक है। ये क्या था? ये एक पादरी था मेरे भाई, ठीक है, चर्च का एक पादरी था। इसके बगीचे में एक मटर का पौधा लगा हुआ था जिस पर इसने 7 साल प्रयोग किया था, यानी कि अनुसंधान किया था और आनुवांशिकता की जो है नींव रखी थी मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। आई बात समझ में? और ये 1866 में इसने प्रकाश किया था मेरे भाई, लिखा है क्या यहाँ पे कहीं? चलो नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये जो 7 साल कह रहा है ना कि 7 साल इसने अनुसंधान किया था, तो उसके बाद जब प्रकाशित किया था ना, तो 1866 में, अच्छा ये लिखा पड़ा ना, ये लिखा पड़ा 1866 में जो है प्रकाशित किया था मेरे भाई, ये आप याद रखना मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब सरल भाषा इसका दिखा देता हूं, बिल्कुल आसान भाषा मैंने यहाँ पे लिख दी गई। ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल A to Z आपके तरीके से लिखी गई है जो आपको याद रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो परीक्षा में कम से कम 2 से 3 सवाल देकर जाता है मेरे भाई। अब ये लैंग्वेज मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है? ये लैंग्वेज सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि जब आप अकेले में ये नोट्स पढ़ोगे ना, तब भी आपको ऐसा ही फील आएगा कि मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, देखो, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? आनुवांशिकता एवं स्वास्थ्य, इस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इस आनुवांशिकी जेनेटिक शब्द का करो पोस्टमार्टम। हमारे माता पिता के लक्षण यानी कि सिम्टम्स, जैसे आंखों का रंग या फिर लंबाई हो गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि माता पिता के गुण जो है बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी ट्रांसफर होने की पढ़ाई को जो है आनुवांशिकता कहते हैं। इस शब्द को दुनिया के सबसे पहले उछालने, मतलब दुनिया के सामने इस शब्द को सबसे पहले कौन व्यक्ति लेके आया था? तो वैज्ञानिक का नाम था मेरे भाई डब्ल्यू बेटसन नाम का जो है वैज्ञानिक था। आगे चलते हैं। इसके असली भगवान या जन्मदाता एक पादरी थे, मतलब कि जेनेटिक्स का असली मतलब अनुसंधान तो उसे ने किया था ना, शब्द मेरे भाई डब्ल्यू बेटसन लेके आया था। ये चीज याद रखना, शब्द और जो है अनुसंधान में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपसे जेनेटिक शब्द पूछे ना, जेनेटिक शब्द, तब अलग आंसर होगा। अगर आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो दोनों का आंसर अलग अलग है मेरे भाई, याद रखना। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे बेटसन हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूं बेटसन। यहां पे क्या हो जाएगा? बेटसन हो जाएगा। और नीचे वाले फादर ऑफ की बात करेगा तो मेंडल हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसके असली भगवान यानी कि जेनेटिक्स आनुवंशिकता के असली भगवान जन्मदाता एक पादरी थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल मेरे भाई। इन्होंने अपने चर्च के बगीचे में मटर के पौधे पर लगातार 7 सालों तक कड़ा प्रयोग किया, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। कुछ भी नहीं है, बस सिंपल जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो, आराम से आंख बंद करके हेडफोन लगा लो मेरे भाई, ठीक है। 2 से 3 बार मैं कह रहा हूं, आपके एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर टाइम वेस्ट करना है ना, या फिर टाइम इन्वेस्ट करना है, तो इन वीडियोस पे करो जो डिटेल से आपको पढ़ा रही हैं। एनसीईआरटी की किताबों में करो, जहां से आपको सीखने को मिलेगा। सीखने को नहीं मिलेगा ना, मान लेते हैं कि आपको इतना पढ़ने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है, सोचना नहीं है, ये फैक्ट है मैं जो आपको बता रहा हूं। आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुआ है मेरे भाई, बहुत सारी चीजें सीखी हैं उसने, ठीक है। हम हमेशा, हमारा जो दिमाग है ना, सिर्फ जो एक नेगेटिव चीज होती है ना, मान के चलो कोई चीज क्या है 100% होती है, ठीक है, 100% होती है। 99% चीज जो है ना हमारे हक में है, लेकिन जो 1% है ना वो हमारे हक में नहीं है। और हमारा दिमाग ऐसी ही चीजों को जो है एक्शन करता है, बार बार यही चीज आपके दिमाग में लेके आएगा, इस 99% को वो छोड़ देगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, आप जो है बहुत ज्यादा सीख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, ना कि सिलेक्शन हुआ या ना हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है?
पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है बाह्य रूप बनाम आंतरिक रूप, यानी कि कोई एक चीज है उसका बाहरी रूप भी होता है और आंतरिक रूप भी होता है। और इसकी ट्रिक है, अनुपात भी यहाँ पे दिया गया है 3:1 वर्सेज 1:2:1 जो है, ये अलग अलग चीज दी गई है। कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोला गया है मेंडल के F2PD का बाह्य रूप, F2PD है भाई, आपने देखा था ना, जो ग्रेगर जॉन मेंडल था, इसने पौधे मटर के पौधे पर जो है 7 साल जो है अनुसंधान किया था। इसी की F2 एक पीढ़ी थी जिसका बाह्य रूप, यानी कि कोई चीज है उसकी बाहरी रूप अनुपात 3:1 लंबे बोने, मतलब 3 किसका अनुपात है, लंबे का, लंबाई जिसकी होती है, और 1 अनुपात किसका है, बोने का, मतलब कि कोई व्यक्ति एक लंबा है और कोई व्यक्ति जो है एक बोना है, तो ये अनुपात में 3 है और ये अनुपात में 1 है मेरे भाई, ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी डिटेल से बताऊंगा, आप सुनते रहो जो मैं बोल रहा हूं। और जो आंतरिक रूप है, अंदर की चीज है, उसका अनुपात क्या है, 1:2:1 है मेरे भाई। ठीक है, जैसे कि शुद्ध लंबे हैं, जो पूरे लंबे हैं, उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात 1 है मेरे भाई। जो संकर लंबे हैं उनका अनुपात क्या है मेरे भाई, उनका अनुपात 2 है। और जो शुद्ध बोने हैं, इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात भी 1 है मेरे भाई, प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसकी भाषा ध्यान से सुनना मेरे भाई। अनुपात का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, मेन चीज अनुपात बोल रहे हैं, तो अनुपात का अर्थ क्या होता है, मेंडल द्वारा मटर के पौधों की F2PD में देखे गए अनुपातों को फिनोटाइप और जीनोटाइप के माध्यम से समझा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, नीचे लिखा मिलेगा आपको फिनोटाइप और जो है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या होता है यहां पे लिख देता हूं, जो आपने बाह्य रूप देखा ना, बाह्य रूप, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बाह्य रूप को बोलते हैं फिनोटाइप मेरे भाई। ठीक है, फिनोटाइप, अभी दोबारा से बताऊंगा, एक सेकंड मेरे भाई। ठीक है, फिनोटाइप आ जाएगा ना, फिनोटाइप। ठीक है, और जो आंतरिक रूप था मेरे भाई, आंतरिक संरचना थी, यहां पे लिख देता हूं आंतरिक। और आंतरिक को क्या बोला जाएगा मेरे भाई, आंतरिक को बोला जाएगा जीनोटाइप मेरे भाई। जीनोटाइप लिखेंगे ना, जीनोटाइप। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार जो है डेफिनेशन में पढ़ता हूं। जो जॉन ग्रेगर मेंडल था मेरे भाई, इसने मटर के पौधों की जो F2PD थी ना, F2PD यहां पे लिख देता हूं, F2PD नीचे लिखी होगी, डोंट वरी। F2PD में देखे गए अनुपातों को फिनोटाइप बाह्य रूप और जीनोटाइप जो है आंतरिक संरचना के माध्यम से इसने समझा था, जो पौधों की शारीरिक दिखावट और उनके जीन्स की बनावट को दर्शाते थे मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए यहां से देख लेते हैं, अब इसका सरल भाषा में देखते हैं। ठीक है, मेंडल के प्रयोग को जो 2 जादुई अनुपात सीधे रट लो मेरे भाई। ठीक है, जो जॉन ग्रोगर मेंडल था ना, इसके प्रयोग के 2 जादुई अनुपात थे, इनको सीधा रट लो, एग्जाम में बार बार पूछता है मेरे भाई। मेंडल ने जब लंबे और बोने मटर के पौधों की अगली पीढ़ी F2 उगाई तो 2 तरीके के रिजल्ट आए मेरे भाई। ठीक है, F2 मतलब 2, वैसे तो इसने F1 F2 3 उगाई थी मेरे भाई, F1 हो गया, F2 हो गया और F3 हो गया। जब F1 के बाद ये F2 पे आया ना, तो ये F2 की ही बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ये F2 की ही बात कर रहा है। तो जब इसने पौधे मटर की F2PD उगाई तो इसने 2 तरीके के रिजल्ट पाए। कैसे 2 तरीके के रिजल्ट पाए, एक तो फिनोटाइप रिजल्ट पाया और एक जीनोटाइप। ये देखो जीनोटाइप, चलो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, कहां गया ये रहा। तो फिनोटाइप में क्या गया है, फी से फिनोटाइप और फी से फिजिकल मेरे भाई। लुक यानी बाहर से देखने में पौधे कैसे दिखते हैं, बाहर से देखने पर 3 पौधे लंबे थे और 1 बोना था मेरे भाई, यानी रेशो अनुपात क्या था, 3:1 का अनुपात था। आई बात समझ में, आई होप आ गई होगी बात समझ में, फिर भी आसान भाषा में आपको मैं समझा देता हूं मेरे भाई। ठीक है, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखना मेरे भाई, जो ये मेंडल था ना, मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता को समझाने के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे। यहां पे है जगह, चलो यहां पे लिख देता हूं मेरे भाई। मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए थे मेरे भाई। ठीक है, 3 सिद्धांत दिए गए थे, जो F1 F2 की बात कर रहा हूं ना, वो वाला 3 सिद्धांत दिए गए। ठीक है, पहला सिद्धांत कौन सा था मेरे भाई, पहला सिद्धांत था प्रभाविता का नियम, ये नीचे भी लिखा भी है ये। दूसरा कौन सा था मेरे भाई, तो दूसरा था पृथक्करण का नियम।
और तीसरा कौन था अपव्यूहन। ये तीन सिद्धांत जो है मेंडल के द्वारा दिए गए थे मेरे भाई, ठीक है। इन तीनों को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि तीनों लिखने पर जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वैसे तीनों यहां पे लिखे होंगे, ये देखो लिखा है ना, प्रभाविता का नियम हो गया, ठीक है। F1 जिसको बोलते हैं, पृथक्करण का युग्मों की शुद्धता यानी कि युग्मक बनाते समय लक्षण अलग होना, ये F2 था। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम जो है इनके ऊपर जीनोटाइप की बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जरूरी था मेरे भाई, ताकि सारी चीजें आपको समझ आए मेरे भाई। आई बात समझ में? तो मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता को समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए गए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और अपव्यूहन का जो है नियम दिए गए थे मेरे भाई, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम नीचे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से आप ये देख लेना। अब जीनोटाइप के बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जीनोटाइप क्या है मेरे भाई? तो जी से जीनोटाइप और जी से जीन्स मेरे भाई। आंतरिक संरचना, जब डॉक्टर की मशीन से अंदर के जीन्स देखे गए तो पता चला कि एक पूरी तरह शुद्ध लंबा था, दो संकर मिक्स थे लंबे थे और एक शुद्ध बोना था, यानी कि 1:2 का अनुपात था। ये अनुपात आपको जरूर याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, ठीक है। ये तीनों ये अनुपात याद रखना भाई इसका, ठीक है, जीनोटाइप और फिनोटाइप का, ठीक है। फिनोटाइप क्या है? बाह्य, और जीनोटाइप क्या है? अंदर वाली, ठीक है। अंदर वाली, ठीक है। इनका अनुपात जरूर याद रखना। जो फिनोटाइप है उसका अनुपात क्या है? 3:1 है मेरे भाई, ठीक है। और फिनोटाइप का क्या था? 1:2:1 था मेरे भाई, ठीक है। कहां गया ये? 1:2 था ना, ये रहा देखो, 1:2 था। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेंडल के 3 नियम और अपूर्ण प्रभाविता का खेल। तो मैंने जैसे आपको बताया भाई, इसने जो है मेंडल के 3 नियम है। प्रभाविता का नियम, FPD में केवल प्रभावी लक्षण दिखना। दूसरा है पृथक्करण या फिर युग्मों की शुद्धता का नियम, इसमें युग्मक बनाते समय लक्षण अलग अलग होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र होती है, इसकी व्याख्या द्विसंकर क्रॉस से होती है। अपूर्ण प्रभाविता में कोई भी लक्षण पूर्व प्रभावी नहीं होता है, मध्यस्थ लक्षण जो है दिखता है मेरे भाई, ठीक है। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं, लिखूंगा नहीं, बस जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता है ना, मेंडल ने तीन नियम दिए थे, ठीक है। 3 नियम आप यहां से देख लेना। प्रभाविता का नियम था, युग्मों की शुद्धता का नियम था, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था मेरे भाई। 3 नियम थे। सबसे पहले आप सुनो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, चलो प्रभाविता का नियम, बस जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना। प्रभाविता का नियम मेरे भाई, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब लंबे और बोने का क्रॉस करवाया गया, लंबे और बोने, ठीक है, जब लंबे और बोने का क्या करवाया गया? क्रॉस कराया गया, तो पहली पीढ़ी F1 में सभी बच्चे लंबे हुए मेरे भाई। F1, ये F1 की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। F1 में क्या हुआ? सभी बच्चे लंबे हुए। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे क्या कह रहा है? प्रभाविता का नियम था ना जो मेंडल का पहला नियम था, इसमें क्या करवाया गया मेरे भाई? लंबे और बोने पौधे का क्रॉस कराया गया। अब ये तो आप समझ रहे होगे ना, क्रॉस करवाना किसे कहते हैं, ये तो समझ रहे होगे ना, आई होप आप समझ रहे होगे। तो जब लंबे और बोने पौधे का क्रॉस करवाया गया तो कौन से बच्चे पैदा हुए मेरे भाई? तो लंबे बच्चे पैदा हुए मेरे भाई, ठीक है। लंबे बच्चे पैदा हुआ। अब लंबे बच्चे पैदा हुए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब था कि लंबेपन वाले गुण ने जो है बोनेपन को दबा दिया मेरे भाई, ये गुण था मेरे भाई, ठीक है। लंबा पैदा हुआ ना, तो इसका गुण क्या था? लंबे ने बोने को दबा दिया। आई बात समझ में? ठीक है, ये हो गया पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम कौन था? ये था पृथक्करण या फिर युग्मों की शुद्धता का नियम था। तो ये क्या कहता है मेरे भाई? तो ये नियम कहता है भले ही पहली पीढ़ी में बोनापन छुप गया था, देख क्या है ना भी, पहली पीढ़ी ये रहा F1, इसमें क्या था? लंबे बच्चे पैदा हुए, लंबेपन मतलब कि लंबा जो गुण था उसने जो है बोनेपन को दबा दिया। तो दूसरा नियम क्या कहता है? यानी कि युग्मों की शुद्धता, ये कहता है कि भले ही पहली पीढ़ी में बोनापन छुप गया था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, पहले पीढ़ी में लंबेपन ने बोनेपन को दबा दिया था लेकिन वो खत्म नहीं होता, बोनापन था उसके अंदर। आई बात समझ में? बोनापन छुप गया था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। युग्मक बनते समय लंबे और बोने
गुण बिना मिक्स हुए पूरी तरह शुद्ध रूप से अलग अलग हो गए, ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? दोबारा से बता देता हूं, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है? ये यही कहता है, भले ही पहली पीढ़ी में बोनापन छुप गया था लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। युग्मक बनते समय, जब युग्मक बनते हैं ना, छोटे छोटे बनते हैं, लंबे और बोने गुण बिना मिक्स हुए पूरी तरह शुद्ध रूप से अलग हो गए मेरे भाई। मतलब कि ये जो युग्मक है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब कि लंबा और जो बोना था ना वो युग्मक जो है पूरी तरह अलग हो गए। ये द्वितीय नियम कहता है मेरे भाई। ठीक है, शुद्ध रूप से अलग हो गए। अब चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या था? अपूर्ण प्रभाविता। कहाँ गया तीसरा नियम? कहाँ गया मेरे भाई? ये रहा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेरे भाई। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहते हैं? इसे द्विसंकर क्रॉस से समझा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये जो कहाँ लिखूं मैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनो। तीसरा नियम क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट इसको बोलते हैं। इसे द्विसंकर क्रॉस से समझा जाता है। अभी हम क्या करवा रहे थे? पहली पीढ़ी में हमने क्रॉस करवाया, ये देखो पहली पीढ़ी हमने क्रॉस करवाया ना, किसको क्रॉस कराया? लंबे को बोने से क्रॉस करवाया। दूसरे पीढ़ी में हमने क्या किया? दोनों युग्मक अलग अलग हो गए, मतलब कि ये बोना था और ये लंबा था, दोनों अलग अलग हो गए। तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम था मेरे भाई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में जो है द्विसंकर क्रॉस करवाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसका अर्थ है कि हर गुण अपनी मर्जी का मालिक होता है। द्विसंकर जो क्रॉस है ना, इसका मतलब यही है कि हर जो गुण होता है ना, हर गुण होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है और दूसरे के गुणों पर निर्भर नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है मेरे भाई। ठीक है, जैसे बीज का रंग हो गया, उसकी लंबाई स्वतंत्र है ना, ये सारी चीजें मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, सरल भाषा भी आपको पढ़ा के बता देता हूं। अभी तो मैंने अपने जो माइंड में था वो बोल के बताया ना, अब लिखी हुई बातें बताता हूं, यहां से समझ आएगा आपको। देखो, मेंडल ने दुनिया के सामने 3 महानियम रखे जिसका पोस्टमार्टम सुनो। पहला नियम कौन सा था? प्रभाविता का नियम। सबसे पहले आपको यही याद रखने हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा, बताइए जो जॉन ग्रेगर मेंडल नाम का व्यक्ति था, इसने कितने नियम दिए थे? तो इसने 3 नियम दिए थे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से जॉन मेंडल के द्वारा कौन कौन से नियम दिए गए थे? 3 नियम आपको सही दे देगा और चौथे नियम में या तो ये लिख देगा कि भाई बस, या तो सभी लिख देगा या फिर ऐसे दे देगा इनमें से कौन सा नहीं था। तो तीनों आपको याद रखने हैं। पहला प्रभाविता का नियम था, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम था और तीसरा था मेरे भाई स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में? 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा अब हम देखते हैं प्रभाविता का नियम मेरे भाई। ठीक है, तो जब एक लंबे और एक बोने पौधे की शादी कराई गई, अब और अच्छे से समझ आएगा आपको। ये देखो यहां पे क्या मैंने बोला, जब एक लंबे आदमी, चलो पौधे को छोड़ दो, ऐसे समझो आप, जब किसी एक लंबा आदमी, ये एक लंबा आदमी है और ये एक बोना आदमी है मेरे भाई, जब इनकी क्या करवा दी? इनकी शादी करवा दी मेरे भाई। ठीक है, इनकी क्या करवा दी? शादी करवा दी। तो पहली पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? F1 पीढ़ी है, यानी कि पहली पीढ़ी है। तो इनके बच्चे भी तो पैदा हुए, इनके बच्चे पैदा हुए, तो इनके बच्चे कैसे पैदा हुए? इनके बच्चे सारे जो है लंबे पैदा हुए मेरे भाई। ठीक है, लंबे पैदा हुए। देखो सारे बच्चे जो है लंबे पैदा हुए, यानी कि लंबे वाले गुण ने बोने वाले गुण को दबा दिया, जो जीत गया वो प्रभावी हुआ। तो ये लंबा गुण था, जो है लंबाई में ये गुण था, तो इसने क्या है? इस बोने गुण को दबा दिया, जो लंबा था वो जीत गया, इसीलिए बच्चे क्या हुए? लंबे पैदा हुए मेरे भाई। ठीक है, पहला नियम क्लियर। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखते हैं युग्मों की शुद्धता का नियम, यानी कि अलग अलग होंगे। यहाँ पे मेंडल ने कहा कि भले ही पहली पीढ़ी में बोनापन छुप गया पर वो मरा नहीं था, जिंदा था। जब बच्चे पैदा करने, युग्मक बनाने का समय आया तो लंबे और बोने गुण आपस में मिक्स हुए, बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है अलग हो गए मेरे भाई। मतलब वो दोनों मिक्स नहीं हुए, लंबे और जो बोने थे वो मिक्स नहीं हुए, बिल्कुल शुद्ध रूप से जो है वो अलग हो गए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा देख लेते हैं नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसकी व्याख्या द्विसंकर क्रॉस से होती है। इसका मतलब है कि पौधों के गोल बीज का रंग पीला हो गया या हरा, इसकी लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। हर गुण अपनी मर्जी का वास्तविक मालिक है। मतलब जो गुण है ना, जो आपके अंदर गुण है, जैसे कि आपकी लंबाई हो गई, आपको आपकी आंखों का रंग हो गया, या कोई भी चीज जो आपका गुण है वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। सिंपल सी बात है। ये तीसरा नियम था जिसको बोला जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है पर कुछ जीव इस नियम को लात मार देते हैं। अब यहां पे भी कुछ अपवाद है मेरे भाई, जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये अपवाद वाला जरूर याद रखना मेरे भाई। इसमें लाल और सफेद फूल मिलाकर गुलाबी फूल बना देते हैं, यानी बीच का जो है रास्ता ये निकाल लेते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? अपवाद जरूर याद रखना। अब हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं भैया आपकी किसकी बात कर रहा है, भाग 3 की बात कर रहा है, एक्स वाई गुणसूत्र का आधार कार्ड और टर्नर सिंड्रोम का बांझपन देख लेते हैं। मानव लिंग निर्धारण का असली सच है, यानी कि जो कहते हैं ना कि वर्तमान में हमारे समाज में बहुत सारी चीजें चलती है, इसमें कितना ही बात कर लो, बात करना बेकार है। फिर भी छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हमारे समाज में आज भी ये है कि भाई अगर किसी औरत के या फिर किसी महिला के जो है बच्चा होता है ना, तो लड़की हो जाती है तो उसको बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है और उसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, भाई तेरी वजह से लड़की पैदा हुई है, ये है फलाना है ढिमकाना है, जो भी है फालतू की बातें है मेरे भाई, ठीक है। सच बताऊं तो वैसे आपको बहुत बच्चों को भी पता होगा, ये जो लड़का और लड़की निर्धारण होता है ना मेरे भाई, लड़की पैदा हुई या फिर लड़का पैदा हुआ, ये उस महिला के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये उस पुरुष के ऊपर निर्धारण करता है। पुरुष का जो एक अलग 23वां लिंग होता है ना, 23वां गुणसूत्र होता है, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, 23वां गुणसूत्र होता है। महिला जो पुरुष होते हैं ना, मेल के अंदर 23 मतलब याद रखना, मेल और फीमेल के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और 46 इनके अंदर जो है गुणसूत्र होते हैं। अब ये जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है मेरे भाई, और फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर एक्स वाई होता है मेरे भाई, ठीक है। फीमेल के अंदर एक्स वाई, ये जो एक्स है ना, एक्स यही निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगा। जबकि हमारा समाज पुरुष को, लड़के को 1 सेकंड के लिए गाली नहीं देता, पूरी गाली जो है सुननी पड़ती है, इस महिला बिचारी को जो है सुननी पड़ती है, और ये बहुत ही बड़ी दुविधा है मेरे भाई। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं उन लोगों को नहीं समझा रहा यहाँ पर जो 50-60 साल के हैं या फिर जो पुरानी पीढ़ी है, वो समझ भी नहीं सकती मेरे भाई। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं जो आज 22 साल का है, 25 साल का है, 28 साल का है या 30 साल का बैठा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप उनकी एज में आओगे ना, जाहिर सी बात है आपकी भी शादी होगी अभी 2-3 साल के बाद, जब आप नौकरी लग जाओगे तो आपकी भी शादी हो जाएगी, जाहिर सी बात है आपके भी बच्चे होंगे। तो प्लीज़ जब आपके साथ ऐसा हो ना, जो आपकी पार्टनर होगी, ठीक है, जो आपकी वाइफ होगी, उसके साथ अगर ऐसा बिहेव हो ना आपके घर में या कहीं पर भी, तो प्लीज़ आप उसको समझाना कि ऐसा महिला की वजह से नहीं हुआ, ऐसा पुरुषों की वजह से होता है कि लड़का पैदा हो या लड़की। पहले तो ये डिफरेंस करना ही क्यों है यार, मेरे तो ये समझ नहीं आता। सारे सेम है यार, आज के टाइम में लड़का लड़की दोनों बराबर है यार मेरे भाई। और आप इतना समझने की कोशिश करो, जो आप पुरुष इतना बने घूमते हो, अपने आप पे घमंड है, पुरुषों को जो घमंड है ना, हम पुरुष है, तो यार थोड़ा सा लॉजिक सोचो यार। अगर महिला ही नहीं जन्म देती, महिला के अंदर वो गुण ही नहीं होता, तो कहाँ से पैदा होते यार। मतलब जो वाहक है ना, वाहक क्या होता है, वाहक पता है आपको क्या होता है? वाहक ट्रांसपोर्टर बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टर। ये क्या काम करे? ट्रांसपोर्टर कौन है? महिला है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। बच्चे पैदा कौन कर सकती है? महिला कर सकती है, आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो। अब आप कह दोगे कि यार ऐसा थोड़ी है, जो है जो पुरुष है अगर वो अपना लिंग ही नहीं देगा, मतलब स्पर्म नहीं देगा, तो कैसे बच्चा पैदा होगा? तो यही तो मैं कह रहा हूं आपको, अगर आपके बिना बच्चा पैदा नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है महिला के बिना भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता मेरे भाई। अब ये चीज इक्वल है, तो यहां पर घमंड किस बात का कि वो महिला है, मैं पुरुष हूं, मैं ज्यादा ताकतवर हूं, है उसको प्रताड़ना, ऐसा क्यों है मेरे भाई हमारे समाज में? क्योंकि हमारी मानसिकता ही सिर्फ इतनी है मेरे भाई, हम ज्यादा एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते हमारे दिमाग को। फिर हम कहते हैं कि हम कैसे चाइना की बराबरी कर सकते, सोच भी नहीं सकते मेरे भाई। जहां पर वो आज बैठा है ना चाइना, हम सोच भी नहीं सकते, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि हम इन दकियानुसी ख्यालों में पिछले टाइम प्राचीन काल में भी फंसे थे, आज भी फंसे हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर में भी फंसे ही रहेंगे। तो जब तक हम इन दकियानुसी ख्यालों से नहीं निकलते ना, भूल जाना कि हम साइंटिफिक तरीके से हम पकड़ लेंगे चाइना को, कभी भी नहीं पकड़ सकते मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है मेरे भाई। खैर इन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, वही बात है, टाइम वेस्टिंग वाली बात है। हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, आपको पता है, मुझे पता है, ठीक है। आगे जो पीढ़ी आ रही है ना, बस मैं उन्हीं को समझाना चाहता हूँ, उन्हीं को बताना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप प्लीज़ ऐसा मत करना। और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मुझे कोई सबका मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं उनको समझाना चाहता हूँ जो समझना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी को आप समझाने बैठोगे तो अपनी दिमाग खपाने वाली बात है, वो थोड़ी समझेंगे यार। आप कितना समझा लो उन इंसानों को, समझाया उनको जाता है। जो नई पीढ़ी अभी जन्म ले रही है ना, 6-7 साल के बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, उनको समझाने का बेनिफिट है। क्योंकि अभी वो पेड़ नहीं बने हैं, क्योंकि वो अभी एक भूमि है, उस पर जो पेड़ आप लगाओगे ना, वही जाके वो पेड़ बनेगा और वैसा ही फल देगा।
अब आप उगाओगे ही उस पे बबूल की फल और आप सोचोगे कि आउटपुट मुझे आम मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई आउटपुट? क्योंकि आपने 6 से 10 साल 12 साल तक उसके मन में बीज बो दिया कि जो है हमारा पुरुष समाज सर्वोपरि है, हम पुरुष सबसे आगे हैं, महिला कुछ भी नहीं होती। यहीं तो बीज बोते हैं, यहीं तो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि आपको समझाना है मेरे भाई। चाहे आपके घर में 2 बच्चे हैं, मान के चलो लड़का है और लड़की है, तो लड़का जो है ना उसको स्टार्टिंग से आपको ये समझाना है कि वो लड़की है तो क्या हुआ, तेरे बराबर की है, फालतू ना बोल जाइए अगली बार। आई बात समझ में? यहीं से बच्चों के दिमाग में आपको बीज बोने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे एनसीईआरटी पॉइंट में। थोड़ी सी ये बातें हो गई थी, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी क्या कह रही है? तो एनसीईआरटी कह रही है भाई मानव में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, सभी को पता है। 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं मेरे भाई। 23 जोड़े होते हैं ना, जिनमें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जो गुणसूत्र होते हैं ना महिला और जो पुरुष होता है उसमें सेम होते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो 23वां डिफरेंस क्रिएट करता है, जो मैंने अभी बताया। जो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा वो 23वां ही गुणसूत्र डिसाइड करता है। आगे चलते हैं, देखो 23वां जोड़ा मादा में XX और जो है नर में जो है XY होता है। मैंने क्या लिखा भाई? हाँ XX मैंने क्या बताया? अच्छा मादा में होता है, ये मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? यहाँ पे XX लिख दिया ना, मादा में होता है भाई, ये यहाँ पे फीमेल कर लेना। ठीक है, ये फीमेल आ जाएगा और यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे XX कर दिया मैंने, XY आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेल कर लो और यहाँ पे जो है फीमेल कर लो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे फीमेल कर लो। तो XY किस में होता है? XY नर में होता है मेरे भाई। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अंडाणु X का निषेचन Y शुक्राणु से होने पर पुत्र XY और शुक्राणु से होने पर पुत्री का जन्म जो है होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं मेरे भाई। ये देखो सरल भाषा में क्या कह रहा है। हमारे समाज में आज भी अंधविश्वास है, लड़का होगा या लड़की इसके लिए महिला जिम्मेदार है। पर आज लाइव क्लास में विज्ञान का असली सच सुनो। हम इंसानों में टोटल 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 22 जोड़े पुरुष और महिला में बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। सारा खेल आखिरी 23वें जोड़े का होता है। महिला के पास XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि वो हमेशा X ही दे सकती है मेरे भाई। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष का Y क्या है ये देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। महिला के पास क्या होता है? फीमेल। यहाँ पे लिखो, चलो मेल नहीं ऐसे देखते हैं, ये है मेल मेरे भाई, और ये क्या है? फीमेल भाई। मेल के पास क्या होता है? मेल के पास X और Y होता है मेरे भाई। ठीक है, और फीमेल के पास क्या होता है? फीमेल के पास XX होता है। अब जब अगर ये यहाँ से Y गुणसूत्र किसको दे देगा? महिला को दे देगा। अगर Y गुणसूत्र महिला को दे देगा ना, तो क्या पैदा होगा? सुनो देखो, अगर पुरुष का Y शुक्राणु महिला के X से मिल गया तो लड़का पैदा होगा मेरे भाई। मतलब कि एक गुण हमेशा जो है महिला देगी, यहाँ पे महिला देगी, और एक गुण हमेशा जो है मेल देगा, पुरुष देगा। मान के चलो महिला है वो तो हमेशा X ही देगी, क्योंकि इसके पास XX गुणसूत्र है, इसके पास क्या है? X और Y दो अलग अलग गुणसूत्र है। अब मान के चलो ये महिला क्या है? महिला तो X ही देगी, उसके पास दो सेम ही है, लेकिन जो है पुरुष क्या देगा? मान के चलो पुरुष ने Y दे दिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई? ये दोनों मिलकर जो है बच्चे बनाएंगे, मतलब सॉरी बच्चा नहीं, लड़का बनेगा मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों को मिलने से क्या बनेगा? लड़का मिलेगा। लेकिन अगर यहां पे पुरुष क्या दे देता है? पुरुष क्या दे देता है मेरे भाई? X दे देता है। यहां पे देखो शुक्राणु X मिल गया तो लड़का पैदा हुआ। अगर पुरुष का X मिला तो लड़की XX पैदा होगी मेरे भाई। मतलब कि अगर पुरुष ने भी X दे दिया और महिला का तो था ही X मेरे भाई, ये Y है, याद रखना ये Y है मेरे भाई। ठीक है, ये Y है, तो XX दोनों का मिल जाएगा तो क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे अब बीमारी का नाम है एक डाउन सिंड्रोम का 21वां क्रोमोसोम। तो ये गुणसूत्र के अंदर ही सारी जो है मिसमैच होती है मेरे भाई। आपने ये चीज याद रखना, 23 जो है जोड़े होते हैं, गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, और 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। अभी हमने किस गुणसूत्र की बात की थी? अभी हमने 23वें गुणसूत्र की बात करी थी, जो क्या निर्धारित करता है? लिंग निर्धारित करता है मेरे भाई। ठीक है, लिंग निर्धारित करता है कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम किस गुणसूत्र की बात करने वाले हैं? अब हम जो है 21वें गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं मेरे भाई 21वां गुणसूत्र क्या कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया? एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति ट्रिसोमी बोलते हैं, इसके कारण होता है, जिसमें मंदबुद्धिता और छोटा कद होता है। टर्नर सिंड्रोम एक अलग बीमारी है। पहले इसको देख लेते हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है डाउन सिंड्रोम के बारे में? ये आपको याद रखना है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होने के कारण होता है। अतिरिक्त प्रति यहाँ पे लिखा है ना, एक अतिरिक्त प्रति, ये देखो अतिरिक्त प्रति, इसका क्या मतलब होता है? अतिरिक्त प्रति का क्या मतलब है? कोई समझ पा रहा है? अतिरिक्त प्रति, अतिरिक्त प्रति
जैसे कि आपके पास एक ओरिजिनल आपकी क्या है जो है मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, आप जो है फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हो, ठीक है, आपने आपको ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट दिया फोटोकॉपी को, फोटोकॉपी वाले मशीन को, आपने क्या कहा भाई इसकी एक और फोटोकॉपी बना दे, लेकिन गलती से क्या हो गया कि इसकी एक और फोटोकॉपी बन गई, यानी कि 2 फोटोकॉपी बन गई मेरे भाई। और ये जो 2 फोटोकॉपी बन गई ना, यही कारण है डाउन सिंड्रोम का मेरे भाई। आई बात समझ में? अभी डिटेल से नीचे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। और ये जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है ना, तो 2 फोटोकॉपी बन जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, बच्चे का छोटा कद, यानी कि जो बौने बच्चे पैदा होते हैं, मंगोलियाई चेहरे के बच्चे पैदा होते हैं, मंद बुद्धि जो आपने देखा है ना, मंद बुद्धि मतलब कि जो अपनी एज मतलब वैसा नहीं सोच पाते यार, समझ पा रहे हो ना, वैसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो सिर्फ इसी के कारण होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? 21वें गुणसूत्र के कारण होते हैं, उनकी जब अतिरिक्त फोटोकॉपी बन जाती है तब ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और बीमारी दी गई है, टर्नर सिंड्रोम मेरे भाई, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम को भी देख लेते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी XO के कारण होता है, यह केवल स्त्रियों में होता है मेरे भाई, जिससे वे बांझ होती है मेरे भाई। अब इसको भी डिटेल से देख लो। ये जो टर्नर सिंड्रोम बीमारी है ना, ये केवल जो है महिलाओं में होती है, जिसमें एक X गुणसूत्र की कमी XO हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है भाई महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 गुणसूत्र जोड़ी होते हैं। टोटल की बात करेंगे तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जो 21वां गुणसूत्र था ना यहाँ पे X, ये कम हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है, तो गुणसूत्र कितने हो गए? 46 - 1 करोगे तो 45 गुणसूत्र हो गए। तो 45 गुणसूत्र हो गए ना, तो वो मिसमैच हो गया, मतलब कि उतार चढ़ाव आ गए शरीर के अंदर। बस इसी की कमी के कारण जो है ये बीमारी होती है, जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम मेरे भाई। आई बात समझ में? दोबारा से बता देता हूं, देखो, केवल महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम होता है, एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है, मतलब कि 46 में से 45 अगर गुणसूत्र हो गए महिलाओं में, तो उसके अंदर बीमारी हो सकती है टर्नर सिंड्रोम की। इसमें कुल 45 गुणसूत्र ही बचते हैं, जिसमें महिला बांझ हो सकती है, मतलब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और बच्चे को जन्म देने में वो अक्षम हो जाती है मेरे भाई। सिर्फ यही कारण है टर्नर सिंड्रोम का। आई बात समझ में? 2 बीमारी मैंने बता दी, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डोंट वरी, अभी नीचे लिखा भी है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। आगे चलते हैं। फिनाइक्लोट्यूटोन्यूरिया एकल जीव के उत्परिवर्तन से होता है, जिससे मानसिक दुर्बलता आती है मेरे भाई। इसका क्या मतलब है? एकल जीन के उत्परिवर्तन से जो है ये बीमारी आती है। इसमें शरीर में एक विशेष एंजाइम जो है मेरे भाई गायब हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। एक जो है विशेष प्रकार का जो है इसमें एंजाइम गायब हो जाता है। तो ये मान के समझो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं मेरे भाई, ठीक है। किसके बारे में बताता हूं? यहाँ पे देखो ये शब्द लिखा है ना, फिनाइल कीटो न्यूरिया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द है। ऊपर वाले तो सिंपल से थे, बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बारे में सुनो मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता है? सामान्य नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की सेल्स मतलब कोशिका, ठीक है। पढ़ के आए ना, कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। बहुत सारी कोशिकाएं एक सारा जो काम करती है, वो मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। ऐसे लिंक की हुई हैं सारी चीजें, तभी बोलता हूं रैंडमली वीडियो मत देखना, सारी चीजें पहले काम से शुरू करना मेरे भाई। आई बात समझ में? तो देख लेते हैं भाई इसको। फिनाइल क्या नाम है इसका? फिनाइल कीटोन्यूरिया मेरे भाई, ठीक है। तो इसको समझो, ये क्या है मेरे भाई? शरीर की एक केमिकल फैक्ट्री है। जो ये शब्द लिखा है ना, शब्द, ये क्या है? हमारे शरीर की जो है एक केमिकल फैक्ट्री है, या इसको एक मान लो एक फिल्टर का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। हमारे शरीर की जो सेल्स है, यानी कि जो सेल है ना हमारे शरीर में, कोशिका है, एक खास एंजाइम, इसे आप एक सफाई कर्मचारी या फिल्टर मान लो मेरे भाई, ठीक है। खास प्रकार का ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है, जो कि क्या करता है? सफाई का काम करता है। इस कर्मचारी का काम होता है भोजन से मिलने वाले फिनाइल एलिन नामक तत्व को तोड़कर शरीर से बाहर निकालना। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो इसका यही काम होता है, शरीर से बाहर निकालना। अब देखो बीमारी में क्या होता है, मान के चलो एंजाइम गायब हो गया। ये जो एंजाइम है ना, फिनाइक्लोट्यूटोन्यूरिया, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले ये है फिनाइलटोन्यूरिया है, जो भी नाम है इसका, ये हमारे शरीर में होता है। और ये क्या है मेरे भाई? ये एक एंजाइम है मेरे भाई, ठीक है। दोबारा से डिटेल से बताऊं, ये क्या है? हमारे शरीर में एंजाइम है, ये इस नाम का मेरे भाई। ये काम क्या करता है? ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में फिल्टर का काम करता है। जो हमारे शरीर में भोजन आता है ना, भोजन से मिलने वाला एनाइल नामक तत्व है ना, इसको तोड़कर शरीर से बाहर निकाल देता है मेरे भाई, ठीक है। ये बाहर निकाल देता है मेरे भाई। अब देखो बीमारी क्यों होती है, तो ये देखो, ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम है
फिनाइलक्लोटूरिया, ये एकल जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। हमारे शरीर से वह सफाई कर्मचारी जो है यानी एंजाइम गायब हो जाता है। परिणाम क्या निकलता है, अब हमारे शरीर से ये एंजाइम गायब हो गया, तो गायब हो गया तो क्या होगा, जब सफाई करने वाला एंजाइम ही नहीं होगा तो फेनाइलेनिन पदार्थ शरीर में टूटने के बजाय इकट्ठा होना लगेगा। यह शरीर में जाकर एक प्रकार के कचरे या टॉक्सिन की तरह दिमाग में जमा होने लगता है। अब जब सफाई ही नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो हमारे इशार में जो ये सफाई कर्मचारी है, ये जो है हड़ताल पे चले गए थे, तो क्या हो गया था, पूरा शरीर, पूरा जो शहर हमारा गंदा होना स्टार्ट हो गया था ना, जगह जगह कूड़ा था, स्मेल आनी स्टार्ट हो गई थी। उसी तरह ये हमारे शरीर का काम करता है मेरे भैया। क्या करता है, शरीर में जो है भोजन के इससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब ये एंजाइम गायब हो जाता है मेरे भाई, ठीक है, जब ये एंजाइम गायब हो जाता है तो शरीर में जो है कचरा वो बाहर नहीं निकल पाता और वो जो है हमारे दिमाग में जो है इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, मानसिक दुर्बलता आती है। दिमाग में इस कचरे को लगातार जमा होने के से मस्तिष्क का विकास जो है रुक जाता है और व्यक्ति को जो है गंभीर मानसिक दुर्बलता जो है हो जाती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब मैं एक एक करके पढ़ना बता देता हूँ। पहला है डाउन सिंड्रोम मेरे भाई, देखो इसका पोस्टमार्टम सुनो। हमारे 21वें नंबर के गुणसूत्र के पास 2 कुंडलियां होनी चाहिए, पर गलती से वह 3 कुंडलियां हो जाती है। मैंने बताया था ना, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये आपके किसी गए फोटो कॉपी पे, आपके पास 10वीं की मार्कशीट है, आपने कहा भैया एक फोटोकॉपी बना दो, लेकिन उसने क्या किया, गलती से एक और फोटोकॉपी बना दी, यानी कि 2 फोटोकॉपी बन गई, बस ये बीमारी का जन्म हो गया। ठीक है, आगे चलो, पर गलती से वहां 3 कुंडलियां बन गई, एक्स्ट्रा प्रति आकर बैठ जाती है। इस खराबी से बच्चा छोटे कद का, मोंगलाई चेहरे का और मंदबुद्धि वाला पैदा होता है। सिंपल सी बात है। आगे चलो, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। यह केवल महिलाओं में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, ये केवल महिलाओं में होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्नलिखित में से जो टर्नर सिंड्रोम बीमारी है किस किस में हो सकती है। पहला आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए पुरुषों में। दूसरा ऑप्शन आपको देगा ऑप्शन नंबर बी महिला में। और तीसरा ऑप्शन देगा आपको दोनों में। और चौथा ऑप्शन आपको देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा महिलाओं में जो है ये टर्नर सिंड्रोम बीमारी होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। XX होने चाहिए थे, पर X गायब हो जाता है, सिर्फ 45 गुणसूत्र बचते हैं। मैंने बताया था ना, 46 गुणसूत्र जो है, जोड़े कितने होते हैं, 23 होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। लेकिन जब ये बीमारी होती है ना टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें जो है संख्या कितनी रह जाती है, महिलाओं में गुणसूत्र की 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। इसी कमी के कारण वो महिला बांझ हो जाती है और बच्चे को जन्म देने की क्षमता खो जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और रोग है फिनाइलोकीटोन्यूरिया मेरे भाई। इसमें शरीर में एक खास एंजाइम गायब हो जाता है, जिससे दिमाग में कचरा जमा होने लगता है और मानसिक कमजोरी आ जाती है। बताओ क्या समझ नहीं आया मेरे भाई? सारा कुछ समझ आया मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा जो है जो आपको समझ नहीं आया। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देता हूँ डाउन सिंड्रोम मेरे भाई। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का क्या मतलब है, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा टर्नर सिंड्रोम था। इसमें क्या था, एक जरूरी पेज X गुणसूत्र का गायब। और तीसरा क्या था, यहां पे लिख देता हूं, तीसरा फिनाइल कीटो न्यूरिया। इसमें क्या था मेरे भाई, सफाई कर्मचारी एंजाइम। का गायब होना। आई बात समझ में? बस ये 3 चीजें आप याद रखना। अब चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, भाग 4 को देख लेते हैं मेरे भाई। भाग 4 क्या बोल रहा है, रॉयल बीमारी, हीमोफीलिया और एड्स का एलिसा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, एनसीईआरटी बोल रही है कि हीमोफीलिया और वर्णांतता लिंग सैगलन मेंडोलिया रोग है जो पुरुषों को अधिक प्रभावित करते हैं। मतलब कि ये जो हीमोफीलिया और वर्णांता रोग है ना, वर्णांतता क्या रोग है पता है ना किसी को, कलर ब्लाइंडनेस रोग है। और क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर क्या पूछता है मेरे भाई, ये जो वर्णांतता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग है, ये कैसा रोग है, जेनेटिक रोग है। ठीक है, कैसा रोग है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखना जेनेटिक रोग है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते
चलते हैं आगे चलते हैं। और स्त्रियां इसकी वाहक होती है मेरे भाई, वाहक वही यानी कि स्त्रियों में ये रोग नहीं होता, बस ये स्त्रियां जो है वाहक होती है, इस रोग को बढ़ाने का काम करती है। चलिए आगे देखेंगे, कोई नहीं। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, वर्णांतता में रोगी लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये जो हीमोफीलिया शाही बीमारी है ना, ये देखो लिखा है ना हीमोफीलिया शाही बीमारी, इसके बारे में सुनो। ये इंग्लैंड की महारानी के खानदान में सबसे पहली बार देखा गया था मेरे भाई। इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, उसी के खानदान में सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसको जो है शाही बीमारी कहा जाता है। अब इसके अंदर सिस्टम जो गड़बड़ होता है ना, खून का क्लोट न बनना, जैसे कि एक फैक्ट्री में चीजें चिपकने के लिए गोंद चाहिए, वैसे ही चोट लगने पर खून को रोकने के लिए जो है क्लोटिंग फैक्टर चाहिए होता है। हीमोफीलिया में यह गोंद या क्लोटिंग फैक्टर गायब हो जाता है, जिससे चोट लगने पर खून का बहना जो है बंद नहीं होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? अब कर लेते हैं वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस लोग। सिस्टम की गड़बड़ क्या है? आंखों का फिल्टर, हमारी आंखों में रंगों को पहचानने के लिए खास फिल्टर होते हैं मेरे भाई। जो आपको दिख रहा है ना, लाल कलर हो गया, पीला कलर हो गया, नीला कलर हो गया, तो हमारे जो आंख है ना, हमारी आंख है, इसके अंदर एक जो है एक अलग खास प्रकार का फिल्टर होता है, जो हमें जो है लाल हरा फिल्टर जो है ये पहचानने में जो है मदद करता है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, अगर ये फिल्टर जो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस रोगी होता है ना, उसकी आंखों में ये फिल्टर नहीं होता है मेरे भाई, सीधी सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका पता है आपको भाई, बीमारी में रोगी को लाल व हरे रंग के फर्क में नजर नहीं आता है, दोनों रंग एक जैसे ही उसको दिखते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को ड्राइविंग या रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती। आपको पता है ये जो रेलवे होता है ना, रेलवे, इसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जो है टेस्ट जरूर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। यहाँ से चलो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, सरल भाषा में समझा देता हूं। कुछ बीमारियां आनुवांशिक होती है, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स बीमारियां होती है मेरे भाई, जो दादा परदादा से जीन्स के जरिए ट्रांसफर होती है। समझ रहे हो? मतलब कि कोई ऐसी बीमारी थी, कलर ब्लाइंडनेस वाली जो बीमारी थी ना, मान के चलो आपके दादा में थी, आपके दादा से किस में आई? आपके पापा में आई, आपके पापा से किस में आई? आप में आई, और आपसे ये बीमारी किस में जाएगी? आपके बच्चे में जाएगी। जो ऊपर आपने एक शब्द देखा था ना, स्त्रियां, ये देखो स्त्रियां एक वाहक होती हैं, तो वाहक का मतलब यही है कि ये एक ट्रांसपोर्टर है, मतलब कि जब बच्चा पैदा, तो जाहिर सी बात है यार महिला ही करेंगी ना, तो बस वो एक जो है वाहक का काम करती है, मतलब जब बच्चा पैदा होगी तभी तो यार वो लंबी चेन बनेगी ना। समझ रहे हो ना? आई होप आप समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। इनमें से सबसे बड़ी डोन है हीमोफीलिया, इसे शाही बीमारी कहते हैं क्योंकि यह इंग्लैंड की रानी के खानदान में फैली थी। इसमें चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है, थक्का नहीं जमता है। दूसरा है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें रोगी की आंखों को लाल हरे रंग में अंतर समझ में नहीं आता है, उसके लिए दोनों रंग एक जैसे होते हैं, इसीलिए रेलवे वर्णांधता वाले रोगों को ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। कहीं लाल बत्ती की जगह गाड़ी आगे न बढ़ा दे। इस दोनों बीमारियों के विलेन जीन्स हमेशा एक्स गुणसूत्र पे छिपे होते हैं, इसीलिए पुरुषों को ज़्यादा बीमार करते हैं मेरे भाई। ठीक है, पुरुषों को ज़्यादा बीमार करते हैं, और महिलाएं सिर्फ इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ढोने का जो है काम वाहक वाला करती है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं, एड्स का टी लिम्फोसाइट मर्डर और एलिसा टेस्ट मेरे भाई। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एड्स रोग एचआईवी वायरस के कारण होता है। सिंपल सी बात है भाई, वो जो अनसिक्योर जो यौन संबंध होते हैं ना, उनके कारण होता है, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली की टी लिम्फोसाइट WC कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हमने देखा था ना WBC और RBC पढ़ के आए थे, WBC और RBC। ठीक है, RBC का पूरा नाम क्या था? रेड ब्लड सेल था। इनका जीवन काल कितना था? 120 दिन का था। WBC व्हाइट ब्लड सेल हम पढ़ के आए थे, इनका जीवन काल कितना था? 14 से 20 दिन या 17 से 20, जितना भी लगा लो, मोस्टली 20 दिन होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो WBC होती है, ये क्या होती है? हमारी शरीर की जो है जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो इनको नष्ट कर देती है मेरे भाई। ठीक है, ये जो प्रणाली होती है ना टी लिम्फोसाइट, ये कोशिकाओं को WBC को नष्ट कर देती है। इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ये नाम रखना है, एलिसा की फुल फॉर्म याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोबट एनालाइज। अभी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, HIV की भी बताऊंगा, एड्स की भी बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट किया जाता है, रॉबर्ट कोच ने रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया था मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसका सरल भाषा। संक्रामक रोगों में सबसे खतरनाक नाम है एड्स मेरे भाई। इसका असली विलेन है HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस है। यह वायरस हमारे शरीर में घुसकर किसी आम अंग को नहीं तोड़ता, बल्कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाली आर्मी कमांडर यानी कि टी लिम्फोसाइट्स WC का सरेआम मर्डर कर देता है। जब रक्षक ही मर जाते हैं तो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। एग्जाम का सबसे सुपर हिट सवाल सुनो, एड्स की बीमारी को पकड़ने के लिए डॉक्टर कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसका पूरा नाम रट लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोबट, ऐसे इसका जो है नाम हो जाएगा। दुनिया को सबसे पहले यह बताने वाले बीमारियों को गंदे कीटाणु और
रोगाणुओं से फैलती है, उस वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट कोच था मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। इसकी फुल फॉर्म लिखा था ना एलिसा, चलो लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? AIDS। एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्वायर्ड, AC क्या हो, UIRED, एक्वायर्ड इम्यूनियो, IMMUNO, इम्यूनियो डिफिशियंसी, DEFF ICENCY, डिफिशियंसी सिंड्रोम, SYND ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। HIV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एलिसा के ऊपर दी गई है, एलिसा के ऊपर से देख लेना मेरे भाई, ठीक है। कहाँ है ये रहे ना एलिसा की, ये देखो, पेन चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो एलिसा की, यहाँ से चेंज कर लेना। अरे कहाँ गया वो? एलिसा की यहाँ से फुल फॉर्म देख लेना भाई, ठीक है। इसकी HIV की बता देता हूँ। HIV की फुल फॉर्म क्या आएगी? ह्यूमन, HUMMON, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होएगा ना, V से वायरस ही बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है फुल फॉर्म आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, भाग 5 को देख लेते हैं। डेंगू, मलेरिया और जापानी इन्फ्लेटाइसिस का मच्छर नेटवर्क देख लेते हैं भाई, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। NCERT का पॉइंट क्या बोलता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ द्वारा मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। बहुत एक ही लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की थी। इसमें RBC नष्ट हो जाते हैं। डेंगू वायरस द्वारा मादा एडीज मच्छर से फैलता है, इसमें प्लेटलेट्स की भारी कमी होती है। जापानी इन्फ्लुएंसाइटिस क्यूलेक्स मच्छर द्वारा सूरों के माध्यम से जो है ये फैलता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, कौन सी बीमारी किसके द्वारा फैलती है, बस ये आपको याद रखना है। सरल भाषा इसका देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। सरल भाषा ये क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। मच्छरों का पूरा गैंग परीक्षा में बार बार फंसाता है। आज इसका पूरा काला चिट्ठा खोल देते हैं। सबसे पहले मलेरिया के बारे में आपको याद रखना है, यह किसी वायरस से नहीं होता है। मलेरिया की जो बीमारी होता है ना, वो किसी वायरस से नहीं होता है, बल्कि प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ क्या होता है? कवक से होता है। यह इसे फैलाने वाला डाकू है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रास को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें खून की RBC धड़ाधड़ जो है मरने लगती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, डेंगू को देख लेते हैं। यह वायरस से होता है मेरे भाई, ठीक है। डेंगू जो बीमार होता है, ये भी होता है किससे होता है? वायरस। ये भी पूछता है कि मलेरिया किससे होता है? वायरस से होता है, या फिर जो है वायरस या फिर बैक्टीरिया से होता है, ये भी आपको याद रखना है। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। मलेरिया किससे होता है? वायरस से होता है। इससे फैलती हुई VIP मादा एडीज इजिप्टी मच्छर, इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। इसमें इंसान के शरीर के प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं, इससे इंसान जो है बिस्तर पकड़ लेता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं और क्या है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसे दिमागी बुखार भी कहते हैं। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और इसका वायरस सुअरों के शरीर के माध्यम से जो है आगे बढ़ता है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है? आई थिंक सारी चीज़ें जो है क्लियर आपको हो गई होगी मेरे भाई। फिर भी अगर आपको कोई समझ ना आए ना, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, स्वाइन फ्लू की बात कर लेते हैं। स्वाइन फ्लू की टेमी फ्लू दवा और एथरोस्क्लोसिस कैट क्या है, ये जो भी लिखा गया है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया? स्वाइन फ्लू का मुख्य कारक H1N1 वायरस है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके इलाज के लिए ओसेल्टामिविर टेमीफ्लू औषधि का प्रयोग किया जाता है। उसके चलो पहले यहां तक पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। स्वाइन फ्लू के बारे में सुनो। असली विलेन कौन है? H1N1 है मेरे भाई। स्वाइन फ्लू का असली विलेन कौन है? H1N1 है। स्वाइन फ्लू सुअरों में फैलने वाला रोग है मेरे भाई, याद रखना। स्वाइन फ्लू क्या है? सुअरों में फैलने वाला रोग है और इसका मुख्य कारक कौन है? H1N1 वायरस है मेरे भाई, ठीक है। इसकी दवा क्या है? तो टेमी फ्लू इसकी दवा है मेरे भाई, ठीक है। दवा क्या है? टेमी फ्लू दवा है। औषधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इस वायरस को रोकने के लिए, स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो टेमी फ्लू, ठीक है। टेमी फ्लू की दवा का जो है इसके अंदर उपयोग किया जाता है मेरे भाई। अब आगे देख लेते हैं। चलो दूसरा भी बता देता हूं। यहाँ पे लिखा है ना एरेथेरोक्लोरोसिस, तो इसके बारे में बता देता हूं मेरे भाई। ये क्या होता है? अमीर लोगों की बीमारी होती है। ये जो एथेरोक्लोसिस होते हैं ना, ये अमीर लोगों की बीमारी होती है। कैसे होती है? तो सुनो मेरे भाई। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा घी, तेल या तली भुनी चीजें खाता है, जाहिर सी बात है मिडिल क्लास वाले खाते हैं, लेकिन उतना नहीं खाते जितने अमीर लोग खाते हैं मेरे भाई। दबा के घी पीते हैं, तेल पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, दबा के करते हैं ना,
जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा तेल, घी, तली भुनी चीज़ें खाता है तो कोलेस्ट्रोल यानी कि चर्बी उसकी दिल की नसों, धमनियाँ हमने पढ़े थे ना, दो चीज़ें हम पढ़ के आए थे, धमनी और शिरा पढ़ के आए थे। धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसकी नसों धमनियों की दीवारों पर अंदर जाकर चिपक जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, चर्बी, ये कहाँ पर चिपक जाती है? धमनियों की नसों पर चिपक जाती है। चिपकने के बाद परिणाम क्या निकलता है? इस जमाव के कारण धमनियां यानी कि आर्टरी की दीवार पर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, जिससे नसें ब्लॉक हो जाती है और खून का बहाव जो है आगे नहीं पाता, और खतरा क्या होता है? इससे हार्ट अटैक आ जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। सिंपल सी बात ये है मेरे भाई। आई बात समझ में? सेम यहाँ पे लिखा होगा, देख लो। असंक्रामक और वायरस रोगों के दो धाकड़ फैक्ट सीधे दिमाग में ब्लॉक करो। सुअरों से फैलने वाले स्वाइन फ्लू को जो असली वायरस है उसका नाम परीक्षा में सीधा आता है H1N1 वायरस, और डॉक्टर इसके इलाज के लिए जो दवा देते हैं उसका नाम है टेमी फ्लू दवा है मेरे भाई, ठीक है। अब अमीर लोगों की बीमारी सुनो, एरेथ्रोक्लोसिस। इसका पोस्टमार्टम यह है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा समोसे, कचौड़ी, घी, तेल खाता है तो कड़ा कोलेस्ट्रॉल चर्बी उसकी दिल की नसों की दीवारों पर अंदर जाकर चिपक जाता है। इससे नसें ब्लॉक हो जाती है और खून आगे नहीं जा पाता। इसी ब्लॉकेज कारण साक्षात जो है हार्ट अटैक जो है आ जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। 2 पेज रह गए, फटाफट इनको भी निपटा देते हैं। कैंसर के 4 VIP अखाड़े और रोगाणु का रिवीजन चार्ट देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको भी फटाफट से देख लेते हैं मेरे भाई। कैंसर के 4 प्रकार और अनियंत्रित विभाजन, यानी कि जो कैंसर होता है ना वो 4 प्रकार का होता है, देख लेते हैं। NCERT क्या बोलती है? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को कैंसर बोलते हैं। कोशिका होती है ना, जो कोशिका, उसके अनियंत्रित यानी कि जो नियंत्रण में ना हो विभाजन, मतलब कि बिना किसी बात के कंट्रोल में जो विभाजन ना हो, उसको कैंसर कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। कार्सिनोमास, त्वचा का, स्तन का, मस्तिष्क का कैंसर होता है मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। सारा को मास में कौन सा कैंसर होता है? रक्त का कैंसर होता है, पेशी का कैंसर होता है, अस्थि का कैंसर होता है। और लिम्फोमास में कौन सा कैंसर होता है? पलीहा में कैंसर होता है। यकृत यानी कि लीवर में कैंसर होता है, और जो है इसका कैंसर होता है। और ल्यूकेमिया का आप सभी जानते हैं WC यानी कि अत्यधिक बढ़ना, व्हाइट ब्लड सेल अत्यधिक बढ़ना यानी कि ब्लड कैंसर होता है। बस ये चीज आपको याद रखना है। कैंसर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से नाम है उनके और कहां कहां पे कैंसर होता है, बस ये आपको याद रखना है। देखो सरल भाषा में देखो, जब हमारे शरीर की कोई कोशिका पागल हो जाती है, सेल की बात कर रहा है, कोशिका यानी कि सेल, जब हमारे शरीर की कोई सेल पागल हो जाती है और बिना कंट्रोल के धड़ाधड़ विभाजन यानी कि डिवाइड करने लगती है, तो उस अनियंत्रित कोशिकाओं की गांठ को ही कैंसर कहते हैं। डॉक्टरों ने इसे 4 अलग अलग प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से प्रकार बांटे हैं ये देखो। कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, ल्यूकोमास, सारे आपको याद रखने हैं, ना सिर्फ एग्जाम के लिए, एक नॉलेज के लिए भी। कल को अगर कोई आपसे पूछे भाई कैंसर क्या होता है, उसके बारे में आप यहां से बता पाओगे, तब आपको उसको बंदे को पता चलेगा वाकई में भाई नॉलेज तो है इस बंदे को, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट बताना जो कैंसर क्या होता है। एक हमारे शरीर में जो कोशिका होती है ना, सेल होती है, क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। वो क्या होती है? वो कंट्रोल में नहीं रही, मान के चलो वो पागल हो गई। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है ना, सभी के घरों में घुसता है, सभी को काटने लगता है, ऐसे ही हमारे शरीर की जो है सेल होती है, कोशिका होती है, जब वो पागल हो जाती है ना, तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं को जो है धड़ाधड़ बांटने लगती है, विभाजन करने लगती है, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती है मेरे भाई। कार्सिनोमास में क्या होता है? ये अगर कैंसर आपकी ऊपरी त्वचा, जो आपकी स्किन है, स्किन का कैंसर हो, स्तन या दिमाग का कैंसर हो, ये कैंसर हो तो उसको क्या बोल दिया जाता है? कार्सिनोमास कैंसर कहेंगे। अगर आपको हड्डियों का कैंसर हो, मांसपेशियों का कैंसर हो, या फिर बड़े ऊतकों में हो, तो आपको सार्कोमास कैंसर है। लिम्फोमास लीवर या तिल्ली पलिहा के अंदर कैंसर होता है। ल्यूकेमिया सबको पता ही है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं वायरस बैक्टीरिया के रोगाणु मेरे भाई, ठीक है। फटाफट इसको देख लेते हैं और जो है चैप्टर को फटाफट से खत्म करते हैं मेरे भाई। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? चेचक वेरियोला वायरस से छोटी माता वेरियोसोला, जोस्टर वायरस से, रेबीज जीवाणुओं से, तपेदिक टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु से, और पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिक प्रोटोजोआ से होता है। एथलीट फुट ट्राइकोफ्टिन कवक से होता है। बस ये बताया गया कौन सी बीमारी किस जीवाणु से होती है, किस जीवाणु से होती है, किस विषाणु से होती है, या फिर किस कवक से होती है, प्रोटोजोआ से होती है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? ये सारी चीजें मैं आपको आगे भी करवाने वाला हूं, अभी सिर्फ मैं आपको ये एक चीज समझा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो चैप्टर के सबसे आखिर में जो रोगाणुओं की चार्ट है, वहां से परीक्षा में सीधे 1 नंबर का सवाल फंसता ही फंसता है मेरे भाई, ठीक है।
चलो एक एक करके देख लेते हैं, यहां से रट्टा मार लेना भाई, नहीं समझ आए तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो वेरियोला वायरस यह साक्षात बड़ी माता यानी कि चेचक का विलेन है मेरे भाई, ठीक है। तो चेचक की बीमारी किसके कारण होती है? वेरियोला वायरस के कारण जो है चेचक माता की बीमारी होती है, ठीक है। वेरियोसोला जोस्टर वायरस जो है यह छोटी माता चिकन पॉक्स का विलेन है। तो चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेरियोसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। रेब्डो वायरस यानी कि किसकी बात कर रहा है? रेबीज की बात कर रहा है। रेबीज किसके कारण होता है? कुत्तों में। पागल कुत्तों के काटने पर रेबीज, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लगता है, यह उसका वायरस है मेरे भाई। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, यह गंदे पानी से होने वाले टाइफाइड का बैक्टीरिया है मेरे भाई, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, जंग लगे लोहे से टिटनेस होता है, यह उनका बैक्टीरिया है मेरे भाई। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बात करें, यह फेफड़ों की बीमारी यानी टीबी का रोग बैक्टीरिया है मेरे भाई। एंटी अमीबा हिस्टोलिका, यह पेट में मरोड़ पैदा करने वाला पेचिस का प्रोटोजोआ है मेरे भाई। लास्ट देख लेते हैं ट्राइकोफाइटन कवक, पैरों की उंगलियों में, हमारे जो पैर की उंगली होती है ना, ये अंगूठा है, ठीक है, ये छोटी छोटी जो है पैर की उंगलियां होती हैं, ठीक है। पैर अच्छा नहीं बना, आप देख लेना, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ठीक है। ये पैर है, पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में जो दाद खाज खुजलियां नहीं होती, उसमें जो सड़न यानी कि एथलीट फुट नाम की एक फंगस बीमारी होती है, वो कवक के कारण होती है मेरे भाई, ठीक है। ये किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां पर चैप्टर खत्म होता है। अब हम चलते हैं फटाफट से इस चैप्टर के एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो अब आप जितने एमसीक्यू लगा लेना यहां से लगा लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा मेरे भाई, ठीक है, जिसके अंतर सजीवों के लक्षण की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का गहन अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए जेनेटिक्स की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकी कहा जाता है, हेरिडिटी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? गिरजाघर के बगीचे में मटर के पौधों पर लगातार 7 वर्षों तक सफल प्रयोग करने वाले कारण किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ जो है जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो आप सभी जाते हैं, रॉबर्ट कोच को नहीं बोला जाता, जॉन मेंडल को बोला जाता है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। अनुपात देख के आए थे ना, इसीलिए बोल रहा था सारी चीजें अच्छे से याद रखना। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोगों की F2PD में बाहर से दिखने वाले शारीरिक लक्षणों का अनुपात अर्थात फिनोटाइप अनुपात कितना प्राप्त हुआ था? दोनों मैंने बताए थे, फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों बताए थे। जीनोटाइप क्या था? 1:2:1 था। फिनोटाइप क्या था? 1:, क्या था मेरे भाई? 3:1 था, सॉरी। फिनोटाइप क्या था? 3:1 था। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। फिनोटाइप यहां पे पूछ रहा है। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? मेंडल के प्रयोगों में F2 की पीढ़ी की आंतरिक आनुवांशिक संरचना को देखने पर उसका जीनोटाइप का अनुपात, जीनोटाइप का अभी बता के आया हूं, क्या था? 1:2:1 था मेरे भाई, 1:2:1 था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 क्या बोल रहा है? जब मेंडल ने 2 विपरीत लक्षणों गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच में द्विसंकर क्रॉस कराया, तो उसमें किस नियम की व्याख्या हुई? हमने देखा था मेंडल ने 3 नियम दिए थे मेरे भाई, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, 3 नियम दिए थे। कौन कौन सा था? पहला प्रभाविता का नियम था, दूसरा युग्मकों की शुद्धता का नियम था, और तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। इसी की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी की ये बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? जब लाल और सफेद फूलों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी न होकर गुलाबी रंग का मध्यस्थ लक्षण दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं? हमने देखा था ना, अपवाद देखा था, कुछ ने जो है बीच का रास्ता अपना लिया था, तो उसी बीच के रास्ते को जो है क्या बोला जाता है मेरे भाई? स्वतंत्र अपव्ययन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा, क्योंकि ये तो 3 तो जो थे वो पूर्ण प्रभाविता में थे, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा कि जो बीच का रास्ता अपना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? मानव कोशिकाओं के भीतर कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें से स्त्री या महिला के भीतर पाए जाने वाले 23वें गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है मेरे भाई? X और Y होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का क्या ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या बता दिया मैंने? XY नहीं होगा, XX होएगा महिलाओं के अंदर, ठीक है, वो तो चेंज हो जाएगा, XX हो जाएगा, ठीक है, XX हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महिलाओं में, ठीक है। महिलाओं में क्या है? XX है मेरे भाई, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मानव में 22 जोड़े जो गुणसूत्र है ऑटोसोम नर व मादा में समान होते हैं, स्त्रियों में 23वां जोड़ा केवल जो है गुणसूत्र XX, और जबकि पुरुषों में जो है XY होता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना ये चीज।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 क्या बोलता है, आनुवंशिक नियमों के अनुसार मानव में होने वाले शिशु संतान का लिंग पूरी तरह से किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, किस पे डिपेंड करता है, महिलाओं पे नहीं डिपेंड करता, पुरुषों पर डिपेंड करता है, केवल माता के गुणों पर नहीं, केवल पिता के गुणसूत्रों पर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में सर्वप्रथम रोग का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। कहां गया, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाले रोग जो माता पिता से जन्मजात आनुवंशिक रोग से मिलते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, क्या कहलाते हैं, उपार्जित रोग नहीं कहलाते, जन्मजात या आनुवंशिकता रोग। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहे हैं, हीमोफीलिया एक लिंग सैगलन आनुवंशिक बीमारी है, हीमोफीलिया की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, इसके खतरनाक जीन एक्स गुणसूत्र पर छिपे होते हैं, जिसके कारण इस रोग में रोगी के शरीर में क्या खराबी आती है, तो क्या खराबी आती है मेरे भाई, आंख में लाल रंग नहीं दिखता, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे, कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, से पीड़ित किसी व्यक्ति की आंखों में मुख्य रूप से किन दो रंगों के बीच अंतर पहचानने में पूरी तरह असमर्थ होता है, मतलब कौन से दो रंग होते हैं जिनको वो पहचान नहीं पाता, तो मेरे भाई ये नहीं होगा लाल और हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग और जो है हरे रंग को वो नहीं पहचान पाता, क्योंकि रेलवे में इसी तरीके के बच्चों को नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वो लाल रंग को नहीं पहचान पाता, लाल रंग का क्या मतलब है, ट्रेन रोक नहीं आ रहा, वो सीधा ले जाएगा, ढह मारेगा किसी का जाके। ठीक है, इसीलिए है भाई। ठीक है, बुरा मत मानना भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, मानव कोशिका के 21वें नंबर के क्रोमोसोम में दो अलग जगह 3 कुंडलियां आ जाने के कारण बच्चा छोटे कद का और मंदबुद्धि पैदा होता है। देखा था ना 21वां जोड़ा, देखा था ना, क्या होता है भाई, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, डाउन सिंड्रोम होएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण 21वें गुणसूत्र की त्रिस्तुता, एक एक्स्ट्रा प्रति का होना है, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, केवल स्त्रियों में होने वाला वह रोग कौन सा है, क्रोमोसोमीय विकार जिसमें एक एक्स गुणसूत्र एक्स गायब हो जाता है, जिससे वह स्त्री उम्र भर बांझ हो जाती है। तो हमने देखा था ना, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि रोगाणुओं के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी बीमारियों का समूह पूरी तरह से जीवाणु बैक्टीरिया जनित संक्रामक के रोग के अंतर्गत आता है, तो इनमें से कौन सी बीमारियों का ग्रुप है जो केवल जो है किसके अंतर्गत आता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होने वाला रोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजा, टिटनस, तपेदिक या टीबी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भयंकर संक्रामक बीमारी एड्स का वायरस मानव शरीर की रक्षा करने वाले किस मुख्य आर्मी कमांडर को WC को चुन चुन कर मार देता है मेरे भाई, लाल रक्त कोशिका नहीं, टी लिम्फोसाइट कोशिका। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति को एड्स का होने का संदेह हो तो डॉक्टर उसकी पुष्टि करने के लिए अस्पताल में कौन सा प्रमाणिक टेस्ट करते हैं, एलिसा करते हैं मेरे भाई, एलिसा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। मलेरिया नामक जानलेवा बुखारा मादा एनालिज मच्छर के काटने से फैलता है, इस ऐतिहासिक तथ्य की खोज के लिए किस वैज्ञानिक ने 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार जीता था, किसने जीता था मेरे भाई, रोस ने जीता था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 बोल रहा है, जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है तो मच्छर के काटने से फैले वायरस के कारण उस रक्त में किसकी भयंकर कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे चलते हैं, सुअरों के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग स्वाइन फ्लू H1N1, ढूंढ लो कहां पर है H1N1, H1N1 हो जाएगा ना, डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 क्या बोल रहा है, अत्यधिक घी बटर समोसे या वसा युक्त भोजन करने से धमनियां आर्टरी नसों की दीवारों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की चर्बी जमा, इस बीमारी को क्या बोला जाता है, तो इस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं। 22 क्या बोल रहा है, जब मानव शरीर की कोई कोशिका पागल होकर किसी नियंत्रण लगातार विभाजित होने लगती है तो उस भयंकर बीमारी को क्या कहा जाता है। देखा था ना, कुत्ता पागल हो जाता है तो सबको काटने लगता है, तो ये क्या बनाने से एड्स नहीं बनाती, कैंसर बना लेती है। कैंसर 4 प्रकार के होते हैं, आपने नीचे देखा हुआ, देख के आया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, यदि महिला या पुरुष को त्वचा, स्किन, मस्तिष्क या गर्भाशय के बाहर कोमल उत्को हो जाए तो कौन सा कार्सिनोमस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन जो 4 प्रकार के कैंसर बताए थे ना, उनके सारों याद रख लेना, कौन सा कैंसर कहां पर होता है, कौन सा कैंसर स्किन पर होता है, त्वचा पर होता है, कौन सा कैंसर खून में होता है, कौन सा कैंसर पलीहा में होता है, ये सारे याद रखना, कुछ भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 को देख लेते हैं 24 को। 24 बोल रहा है हमारे खून की सफेद रक्त कोशिका WC की संख्या जब बिना किसी कंट्रोल के अचानक लाखों में बढ़ जाती है तो उस आम भाषा में ब्लड कैंसर और विज्ञान में क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। नंगे पैर मिट्टी या गंदे पानी में चलने से खिलाड़ियों के पैरों की उंगलियों के बीच होने वाले एथलीट फुट नामक संक्रामक को असली कारण क्या है, कवक या फंगस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर जो है 8वां चैप्टर बायोलॉजी का मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम था आनुवांशिकता मेरे भाई। ठीक है, आनुवांशिकता था मेरे भाई। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो मेरे भाई। कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे दिया करो मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऑनेस्टली बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, आप आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे हम चैप्टर 9 के साथ और बुधवार को इस पूरी सीरीज को खत्म कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।